मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जीवन देने वाली नर्मदा पर बांधों का चेन बना हुआ है। बांधों की सुरक्षा के लिए उनकी डिसल्टिंग करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे बांधों की डिसल्टिंग कराई जा सके। दुबई के एक समूह ने प्रेजेंटेशन के जरिए बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके आधार पर जल्द ही बरगी बांध की डिसिल्टिंग कराई जाएगी। यह कहना है केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जबलपुर के बरगी बांध को डिसिल्टिंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लंबे समय से बांध में डिसिल्टिंग का कोई भी काम नहीं हो पाया। लिहाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक अब देश के बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया है कि तकनीक के आधार पर बरगी बांध का भी जल्द डिसिल्टिंग का काम कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि डिसिल्टिंग से नर्मदा में बने बांधों की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत होगी। उनके मुताबिक बरगी बांध सहित नर्मदा पर बने सभी बांधों की सुरक्षा के लिए डिसिल्टिंग की प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नर्मदा नदी पर बांध की एक बड़ी श्रृंखला है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि डिसिल्टिंग से नर्मदा में आंतरिक खनन तो रुका ही होगा, यहाँ से निकलने वाली रेत सरकार और निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगी। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों को डिसिल्टिंग करने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत दुबई सहित दूसरे देशों के कई समूहों ने बांधों की डिसिल्टिंग करने की प्रक्रिया से संबंधित अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिए। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बारिश की बेरुखी के चलते मध्य प्रदेश में बन रहे सूखों के हालातों पर केंद्र सरकार से मदद पर कहा कि राज्य सरकार को पहले अपना आकलन केंद्र सरकार को देना होगा, उसके बाद फैसला होगा। वहीं ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पिछड़ा वर्ग के नौजवानों को चाहिए कि वह किसी भी ऐसी बातों में न पड़े, बहकावे में न आए, क्योंकि आरक्षक का मसला कानूनी प्रक्रिया से ही हल होगा। प्रदेश की बांधों की मैं बात करूंगा तो नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी या छोड़ा नहीं जाता है, या समय से पहले छोड़ दिया जाता है, या समय के बाद होता है। तो इससे किसानों की समस्या हमेशा ये बनी रहती है कि नहरों में पर्याप्त पानी नहीं आ पा रहा है। मैं इस बात बिना किसी घटना के या स्थान के मैं इस बात से सहमत नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि बाकायदा उसका कैलेंडर होता है। ये सच है, किसानों की बोनी में कई बार फ़र्क होता है और पानी आगे पीछे उनको चाहिए होता है। अब ये क्रॉप की सिमिलरिटी तो होनी होगी, ये कैनाल के पानी के सिस्टम में ये बाध्यता होती है। मैं किसान भी हूँ और मैंने खूब लड़ाई लड़ी है, और मुझे लगता है कि कभी डिसिल्टिंग की बात हो तो ज़रूर बताइए। कई बार मरम्मत की बात नहीं होती है, इन बातों पर फोकस करना चाहिए। और जो जल समितियाँ मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से बना रखी हैं, अगर वो उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं तो मैं नहीं मानता कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन हो सकता है। लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि अगर उन्हें कोई ऐसी क्रॉप लगाई है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, पर ये इस पर ही निर्भर करेगा कि जो तंत्र है, यहाँ बॉल्व है, वो एरिया ही नोटिफाइड होना चाहिए। तो मुझे लगता है किसानों को भी ये समझ है कि जिस जगह से पानी रोका नहीं जा सकता उस हिस्से में वैसी फसल ना लगाएं, क्योंकि तकनीकी तौर पर जो सिस्टम काम कर रहा है उसके आधार पर काम करना चाहिए। ऐसा मेरी सलाह है। अमित शाह जी का आगमन होना है, मध्य प्रदेश को आने जा रहे हैं। अब और कोई पूछ रहा है? एक सवाल सर, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सूखे के हालात बन रहे हैं, बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ऐसे में किस तरीके से केंद्र से मदद मिल सकती है? नहीं, मुझे लगता है पहले एक बार राज्य सरकार को अपना आकलन केंद्र सरकार को देना होगा, उसके बाद किसी फैसले के बारे में सोचना चाहिए। कल हमने एक जल शक्ति मंत्रालय का जो हमारा बांधों को डिसिल्ट करने की जो हमारी योजना है, ड्रिप 2, उसका मैंने जब प्रेजेंटेशन लिया तो मुझे भी मानसिक मतलब हृदय से खुशी हुई कि हम बरसों से इस बात को सोचते थे कि रानी अवंतीबाई सागर, जिसको हम सब बरगी बांध के नाम से जानते हैं,
उसमें डीसिल्टिंग का काम वर्षों से लोग सभी चाहते हैं कि उसमें होना चाहिए। जब कल चर्चा हुई और प्रेजेंटेशन हुआ तो एक टेक्नोलॉजी वो दुबई से एक ग्रुप आया था, उसका भी प्रेजेंटेशन में जब मैंने देखा तो मैं आश्वस्त हूँ और मैंने अपने कैबिनेट मंत्री आदरणीय शेखावत जी को भी मैंने पत्र लिखा तत्काल ही कल ही। मैंने 4 बातें उसमें लिखी हैं कि डीसिल्टिंग तो ज़रूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी ये निर्देश माननीय गृह मंत्री के माध्यम से दिए, लेकिन समस्या थी टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर बरगी बांध की डीसिल्टिंग हो सकती है। मैं 3 कारण मानता हूँ जो कमेटी की रिपोर्ट भी है। बरगी बांध की सुरक्षा और चूँकि नर्मदा पर डैम्स ऑफ चेन है, उन सभी बांधों की सुरक्षा के लिए बरगी बांध की डीसिल्टिंग पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ और हम सब की आस्था है, और इसलिए जो यांत्रिक खनन नर्मदा में होता है उस पर भी इस डीसिल्टिंग से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि डीसिल्टिंग से जो रेत निकलेगी वो सरकारी और निजी उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। तीसरी बात है कि जो जल राशि है वो जो रेत है, पानी और उससे निकलने वाली चीज़ें, चाहे रेत हो चाहे ईंट बनाने के लिए उसकी सैलरी हो, वो दोनों निजी तौर पर काम आने के लायक हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूर होंगी। पहले जो चुनौतियाँ रही हैं कि ड्रेसिंग करने के लिए बड़े शिप की बात होती थी जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते थे, इस टेक्नोलॉजी में वो आकर यहाँ असेंबल करेंगे। दूसरी जो चुनौती थी कि हमेशा पानी खाली हो बांधों का, तब मैनुअल डीसिल्टिंग हो सकती है, यांत्रिक डीसिल्टिंग हो सकती थी। इस टेक्नोलॉजी में बांध जब भरा होगा तब ज़्यादा बेहतर तरीके से डीसिल्टिंग हो सकती है, और अगर बिजली बनती है तो टरबाइन में मिट्टी नहीं जाएगी, क्योंकि वो सक करके उसको निकालने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है और मैं चाहता हूँ कि मां नर्मदा कृपा करें ताकि हम जल्दी देश में डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए बरगी बांध में डीसिल्टिंग का काम शुरू करेंगे, तो हम सब के लिए शायद एक प्रसन्नता का क्षण होगा।